नॉट बैड मैन, नॉट बैड भाई। वेक्टर के सारे पीवाईक्यू करा दिए ना आपको, तो गलत कहां से है ये? और ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। चलिए बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। यूनिट एंड डायमेंशन में हम बात करें तो 7 हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। 7 हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। मास, लेंथ, टाइम। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन होता है वो फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? क्या इन दो को मिला के मास बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में इंटर नहीं कर सकता, कैन नॉट इंटर इनटू द फंडामेंटल। तो देखो, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, ये तो इंटर कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लेंथ बटा टाइम वेलोसिटी होता है, तो इसको आप फंडामेंटल मान ही नहीं सकते। अच्छा, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी ये इंडिपेंडेंट है, ये फंडामेंटल मान सकते हैं। मास, टाइम, वेलोसिटी, तो मास बटा टाइम, वेलोसिटी थोड़ी ना हो जाएगा, इसको भी फंडामेंटल मान सकते हैं। लेंथ, टाइम एंड मास, तो लेंथ अलग है, टाइम अलग है, मास अलग है, इसको भी फंडामेंटल मान सकते हैं। तो आपका आंसर चला जाएगा बेटा ए, फर्स्ट। कितने लोगों को समझ में आया? आपका आंसर चला जाएगा फर्स्ट। बहुत इजी है साहब। नेक्स्ट देखिए, जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसकी मेजर्ड वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। एनयू का प्रोडक्ट हमेशा रहता है कांस्टेंट। तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू हो जाएगा क्या? हाँ, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। एग्जांपल से समझाता हूं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कौन सा यूनिट बड़ा है सर? मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है तो देखो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। हाँ, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब हम फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं तो उसका रिलेशन होता है n1u1 बराबर n2u2। फाइंड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर नए सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? nu का बराबर कांस्टेंट, nu का बराबर कांस्टेंट। बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द यूनिट एंड मेजर्ड वैल्यू। इस चारों में से कौन सा ग्राफ सही है एन और यू के टर्म्स में? तो देखो, हम कहते हैं एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, तो एन यू का ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। देखो, एन और यू का ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। सही है। एन यू का ग्राफ एन के साथ कैसा होगा? कांस्टेंट, क्योंकि एन यू बराबर तो कांस्टेंट होता है ना बेटा। यहां पे एन यू और यू का ग्राफ पूछा है भाई, एन यू तो कांस्टेंट होगा, हमने यही तो पढ़ा है। एन इंटू यू का प्रोडक्ट क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। एक सवाल है बेटा मेंस 2011 का। क्या सवाल है? सवाल देखिएगा, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, माइनस है, नीचे लिख दिया पर सेंटीमीटर क्यूब। इन द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ का यूनिट 10 सेंटीमीटर हो एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम हो, देन वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी। भाई, डेंसिटी की वैल्यू सीजीएस में दी हुई है, एक यूनिट में दिया हुआ है, उसको मुझे नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्या एनयू का प्रोडक्ट कांस्टेंट में यूज कर सकता हूं? हाँ, n1u1 बराबर हो जाएगा बेटा n2u2। n1 की वैल्यू बोलो सर, सीजीएस के लिए इसको मैं लगाऊंगा। n1 की वैल्यू तो 4 है। अच्छा, ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब, यही तो लिखा है। अब नए सिस्टम में डेंसिटी की वैल्यू पूछा है, मतलब n2 पूछा है। अब डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? डेंसिटी का यूनिट होगा ग्राम डैश बटा सेंटीमीटर डैश का क्यूब। ग्राम डैश की वैल्यू क्या होगा? मतलब मास की यूनिट क्या होगी? 100 ग्राम। तो नए सिस्टम में ग्राम डैश की वैल्यू होगी 100 ग्राम, और 1 सेंटीमीटर मतलब लेंथ का यूनिट होगा 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका यूनिट 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से देखो यहां पर बेटा सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, ग्राम से ये बेटा ग्राम कटेगा। तो 4 बराबर n2, 00 से 00 काटोगे तो बटा 10। n2 बराबर आपका आ गया 40। n2 बराबर क्या आ गया? 40। तो ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो कर लोगे क्या आप? ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते तो कर लोगे क्या? कुछ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी जैसे एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
पूछेगा, एग्जाम में आ सकता है। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, एंगल डायमेंशनलेस होता है, सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंगल, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये सारे कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी छूट गया हो वो आप बता दीजिए। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी छूट गया हो वो आप बता दीजिए। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मैं यहां पे नहीं बता पाया वो आप बता दीजिए बेटा। मेरे से छूट गया वो आप बता दीजिए। मेरे से जो छूट गया वो आप बता दीजिए। नीट 2019 में सवाल पूछा है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो पूरे फिजिक्स में फोर्स और एनर्जी का रिलेशन आप याद रखोगे, वहां से पॉइजन रेशियो, वेरी गुड, लेंथ ग्रेडियंट, अरे सैल्यूट है तुम्हें भाई साहब, जोरदार, पावर फैक्टर, इफिशियंसी, अरे भाई कहां हो, कहां हो, तोहफा कबूल करो श्रीमान, गजब, वाओ, मतलब मजा आ गया यार। ससेसिबिलिटी, यस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इफिशियंसी, अरे भाई, रेनॉल्ड्स नंबर, अरे चाचा यार सैल्यूट है तुम्हें, कहां हो, लेते जाओ, रख लो, लो, सैल्यूट है तुम्हें भाई साहब। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जूता मारूंगा, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है यूनिट वेक्टर, वाह यार यूनिट वेक्टर। चल थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन बता, तो सुन, हीट ट्रांसफर में डीएच बाई डी टी इज इक्वल टू होता है के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, हाँ या ना भाई? फॉर्मूला एकदम आर पार होना चाहिए, फॉर्मूला एकदम आर पार होना चाहिए, तभी हो पाएगा ना भाई मेरे। अरे भाई मेरे, याद रखना पड़ेगा ना रे भाई, अरे याद रखना पड़ेगा ना रे भाई, समझना पड़ेगा रे भाई, रे भाई, रे भाई। देख इधर, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कट के एक लेंथ आएगा, हाँ जी। के का डायमेंशन पूछे तो के बराबर आ जाएगा, ये देखो, ये हीट अपॉन टाइम, तो ये वॉट हो गया, तो के बराबर हो जाएगा वॉट केल्विन मीटर, वॉट केल्विन मीटर, वोट पर केल्विन पर मीटर, वोट पर केल्विन पर मीटर, पहला जवाब, वोट पर मीटर पर केल्विन। अरे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना भाई, पहला जवाब हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस। नीट 2020 का सवाल हो भाई साहब, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। क्या? स्ट्रेस, सुनना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं दिमाग में बैठा लेना। स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, रिजिडिटी हो, या यंग मॉडुलस हो, या एनर्जी डेंसिटी हो, सबका डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर के बराबर होता है, हाँ या ना? हाँ, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू बटा एरिया एल स्क्वायर, तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, याद रखना बहुत काम आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, चौथा आंसर। अरे भाई रे भाई, सही लिखा रे भाई, चौथा आंसर आ गया। ओके, कर्नाटका नीट 2013, द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी बताओ। तो सरफेस टेंशन होता है बेटा, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ या एनर्जी अपॉन एरिया, हाँ रे एकदम सही। इंपल्स होता है बेटा मोमेंटम, सेम नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम वर्क, अरे वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम हो गया तुम्हारा लीनियर मोमेंटम इंटू लेंथ, सेम नहीं होगा। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क भी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। अरे भाई रे भाई, मजा आ गया रे भाई। डायमेंशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज, वोल्टेज होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब ml2 t माइनस टू बटा करंट चार्ज, चार्ज होगा करंट इंटू टाइम, आईटी, हाँ सही है, करंट इंटू टाइम, टाइम ऊपर जाएगा t माइनस थ्री, करंट ऊपर जाएगा एम्पेयर माइनस वन, ml2 t माइनस थ्री ए माइनस वन, ml2 t माइनस थ्री ए माइनस वन, ml2, अच्छा चार्ज के टर्म्स में दिया, अरे रामलाल, ml2 t माइनस थ्री, कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, कैसे यार? ये t ऊपर जाएगा t माइनस थ्री नहीं होगा क्या? एक मिनट, मैं सही कह रहा हूं, ml2 t माइनस थ्री, अरे आई बराबर होता है q बाई टी, अच्छा 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 अच्छा, जो चार्ज लिखूंगा तो टाइम नहीं आएगा ना, तो ml2 t माइनस टू q माइनस वन, ml2 t माइनस टू q माइनस वन, q माइनस वन, ml2 t माइनस वन, अरे q माइनस वन, चौथा जवाब, चौथा जवाब। हाँ भाई क्या हुआ? हाँ है, चौथा जवाब, आर पार कर दो एकदम। अभी जेई मेन का सवाल आ रहा है तुम्हारे सामने,
अरे ये तो वो वाला है, करेंगे बेटा तुम्हें, अरे करेंगे रे, तुमको करेंगे, तू चिंता मत कर, तुमको करेंगे। चलो भैया, अरे फिर से ऊपर आ गया। डायमेंशन ऑफ ओम एज सेम एज, डायमेंशन ऑफ ओम एज सेम एज, ओम का डायमेंशन किसके बराबर होगा बता दो रे, ओम का डायमेंशन किसके बराबर होगा बता दो, ओम का डायमेंशन, ओम का डायमेंशन किसके बराबर होगा बता दो। देखो ई बराबर होता है एच एफ, हाँ ये तो हम जानते हैं, ई बराबर एच एफ होता है, तो एच और ई, ये कैसे आएगा यार, ओम का डायमेंशन कहां से आएगा यहां पर, ओम का डायमेंशन मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। एनर्जी को हम लिख सकते हैं, एनर्जी क्या होता है बताओ, एनर्जी होता है हमारा पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज को हम ई के टर्म्स में लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है यार मुझे तो, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ओम है, डायमेंशन ऑफ ओम आर सेम एज, ओम का डायमेंशन किसके टर्म्स में आएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फाई बराबर ई वी नॉट तो होता है, और फाई को हम लिख सकते हैं एच एफ, एच एफ बराबर ई वी नॉट, तो वी नॉट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है यार मुझे, बताओ यार, ई चार्ज है, ई चार्ज है, तो यहाँ पे कैसे मैं करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये कुछ भी, कैसे होगा, डायमेंशन ऑफ ओम है सेम एज, अरे यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा। करो करो करो, ई तुम्हारा एच प्लैंक कांस्टेंट है, एच तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट है, किससे रिलेट करूं, हीट से कैसे रिलेट कर दूं यार, पावर से, अरे रामलाल, ओहो भाई, ऐसे सवाल अचानक से नीट में आपको देखने मिल सकता है जहां पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ई बराबर आपका होता है एच एफ, एच एफ को हम ई वी नॉट लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, एच एफ बराबर ई वी नॉट, वी बराबर होता है हमारा आई आर, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, एच एफ बराबर ई, वी को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर, आर का डायमेंशन पूछा है तो आर बराबर हो जाएगा एच एफ बटा ई इंटू आई, ठीक है सर। अब आई को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम को क्यू एफ लिख सकते हैं ना, ये करंट, एच एफ बराबर ई, इसको हम लिख सकते हैं आई को चार्ज अपॉन टाइम अपॉन मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कटेगा, चार्ज इंटू चार्ज ई स्क्वायर, एच बटा ई स्क्वायर इज आंसर, एच बटा ई स्क्वायर दूसरा जवाब है। फिर से बताऊं, बता देता हूं, सुनो, ई बराबर एच एफ बराबर ई वी नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है, जानते हैं अपन, हाँ सर ये तो जानते हैं, एच एफ बराबर ई, वोल्टेज को लिखेंगे हम आई इंटू आर, एच एफ बराबर ई, आई को हम क्यू इंटू एफ लिख सकते हैं इंटू आर, अरे भाई करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, वन अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गया, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, एच बटा ई स्क्वायर बराबर, बताओ कैसा लगा सवाल, बताओ 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 कैसा लगा सवाल। द पेयर हैविंग सेम डायमेंशन, बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम वर्क ना, वर्क एंड टॉर्क, ये दूसरा सवाल था। नेक्स्ट, ये जेई मेन 2023 का सवाल है, देखिएगा जेई मेन 2023 का सवाल है, जेई मेन 2023 का सवाल है, क्या सवाल है, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ये लिस्ट आपका 1 है, ये लिस्ट 2 है, इनका डायमेंशन मैच करना है, प्लैंक कांस्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, मोमेंटम, ये। अच्छा एक बात बताओ, इन सब में से सबसे आसान तुम्हारे लिए क्या होगा, मोमेंटम, मोमेंटम होता है फोर्स इंटू लेंथ, सॉरी मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास वेलोसिटी होगा एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन ढूंढो कहां है, एम एल टी माइनस वन, ये सेकेंड में, तो जो डी होगा उसका सेकेंड आएगा, ये गलत, ये गलत, ये दोनों सही, क्लियर है, बढ़िया यार बढ़िया। फर्स्ट का देख लो, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट होता है E बराबर एच एफ, ई का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू बराबर एच इंटू फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन, टी माइनस वन से टी माइनस वन कटेगा तो एच हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता एम एल टू टी माइनस वन, प्लैंक कांस्टेंट का होगा एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, ये थर्ड,
ए का थर्ड, ये दोनों तो हमें देखना नहीं है, ए का थर्ड ये आ गया, तो दूसरा सही हो गया, ये गलत हो गया। भाई बहुत 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 हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है साहब कि ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसमें घबराने का नहीं, लास्ट का और पहले का देखने का, बीच वाले दोनों को इग्नोर मारने का। समझ में आया क्या? समझ में आएगा सर? वर्क फंक्शन एनर्जी होता है, हाँ ml2t-2 होगा। फिर सी का फर्स्ट देख ले, सी का फर्स्ट है क्या? सी का फर्स्ट क्लियर है क्या? बहुत सुंदर, मजा आ गया। और करो, तू जाएगा कि नहीं रे? इसको कर ही देते यार, कर ही देते। अब पेपर में ऐसा तो नहीं यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट एंड डायमेंशन ही करोगे, पेपर में तो सारे आ सकते हैं, इसको करके खत्म करते हैं यार। लाओ लाओ, है काइनेमेटिक्स का सवाल लेकिन डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, करके खत्म करते हैं यार। कब तक इसको इग्नोर मारे, करके खत्म करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशन, ठीक है 1D में चल रहा, मोशन सच दैट वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। क्या है वेलोसिटी? v बराबर है बीटा x का पावर -2 वेयर बीटा एंड n आर द कांस्टेंट, बीटा और n कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, देखो एक्सीलरेशन का 3 फॉर्मूला होता है, dv/dt या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या v इंटू dv/dx। ये होता है क्या? v इंटू dv/dx एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब वेलोसिटी आपका किसका फंक्शन हो? x का। तो भाई ये v तो दिया हुआ है, यहां पे dv/dx कैलकुलेट कर लो। dv/dx करोगे, बीटा कांस्टेंट है, x का पावर -2n बाहर आएगा इंटू x का पावर -2n -1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, ये dv/dx हमने निकाल लिया, देखो -2n पावर बाहर और पावर में घटा देंगे, ठीक। अब इसी को v से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये एक्सीलरेशन बन जाएगा? यहीं पे कर दो v से मल्टीप्लाई, बीटा x का पावर -2n, देखो बीटा इंटू बीटा क्या हो गया? बीटा स्क्वायर -2n बीटा स्क्वायर इंटू बेस जब सेम होता है पावर ऐड करते हैं, x का पावर -2n -1, x का पावर -2n, x का पावर -4n -1, तो -2n बीटा स्क्वायर, x का पावर -4n -1। चौथा आंसर आ रहा, देखो -2n बीटा स्क्वायर, -2n बीटा स्क्वायर, x का पावर -4n -1। क्लियर है? सबको समझ में आया बेटा अच्छे से? ये चीज सबको समझ में आया? नेक्स्ट आओ, ये जेई मेन 2023 का पेपर है। अब बोलोगे जेई मेन 2023 में ऐसा ऐसा सवाल क्यों? सुन, एनटीए सवाल बनाता है और एनटीए के पास समय थोड़ा कम रहता है, तो सवाल चिपका देगा यहां से वहां उठा के। कैसे? अरे यार सर, मैचिंग ऑफ द लिस्ट वाला है। अब नीट जेई 2023 में कई शिफ्ट में पेपर हुए और सारे शिफ्ट में मैट्रिक्स मैच का सवाल था, मतलब एक मैट्रिक्स मैच का सवाल नीट में आने वाला है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं 2023 का सवाल, फटाफट देखिए। सरफेस टेंशन, प्रेशर, विस्कोसिटी, इंपल्स। चलो, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स हो गया तुम्हारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो फोर्स होता है, अपॉन लेंथ, अपॉन लेंथ मतलब मीटर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर चौथे में आ रहा, मतलब चौथा आंसर होगा ए का चौथा। ए का चौथा सही है, ए का चौथा सही है, ए का तीसरा गलत, ए का दूसरा गलत, मतलब इसी दोनों में से एक आंसर आएगा। अब डी देख लेते हैं। डी है इंपल्स। इंपल्स होता है बेटा मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड टू केजी मीटर पर सेकेंड टू केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, इंपल्स। डी का 1 या 2, इसमें ये प्लस होगा, माइनस नहीं है, हाँ? टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है थोड़ा थोड़ा, एक से मैच कर जाए। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत होगा। बाकी बी देख लेते हैं। बी क्या है? प्रेशर। प्रेशर होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा केजी मीटर माइनस सेकेंड -2, ये हो जाएगा केजी मीटर -1 सेकेंड -2, थर्ड। तो प्रेशर का तुम्हारा थर्ड आ रहा, सही तो है, बी का थर्ड, ए आ जाएगा फर्स्ट। जल्दी से बताओ इसका जवाब, जल्दी, जेईई मेन 2023, जल्दी फटाफट। टॉर्क, स्ट्रेस, लैटेंट हीट, पावर, कौन सबसे पहले करता है देखते हैं, कौन सबसे पहले करता है देखते हैं। जेईई मेन का सवाल है भैया, जेईई मेन का सवाल है भैया, कौन सबसे पहले करता है देखते हैं, कौन सबसे पहले करता है देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, कौन सबसे पहले करता है देखते हैं भैया, कौन सबसे पहले करता है। ज्यादातर जनता का जवाब है बी, चल मैं चेक कर लेता हूं। डी का 1 पावर, पावर होगा
न्यूटन पावर क्या होगा, फोर्स लेंथ बटा टाइम। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। हाँ सही है, पहला पावर का फर्स्ट आ रहा सही है, डी का फर्स्ट आ रहा सही है, और डी का फर्स्ट एक ही में है, तो दूसरा ही आंसर आएगा। अरे यार कितना आसान पूछा है, कितना आसान पूछा है। अच्छा, टॉर्क होता है न्यूटन इंटू मीटर, तो ए का थर्ड न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क, ये +1 आएगा। बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा सा है इसमें, घबराना नहीं, टॉर्क का थर्ड आ जाएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, लैटेंट हीट तो एनर्जी आ जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या, सी का दूसरा, सी का लैटेंट हीट का दूसरा जूल पर केजी। अच्छा अच्छा अच्छा, लैटेंट हीट है ना, तो लैटेंट हीट होता है Q बराबर ml, ये L बराबर हो जाएगा एनर्जी बटा मास। हाँ जूल पर केजी सही है, सी का दूसरा आएगा, बिल्कुल सही, सी का दूसरा एकदम सही। तो सी का दूसरा किसी में भी नहीं है, तो सेकंड आंसर। थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अच्छा हाँ ये होगा ना, स्ट्रेस का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाह यार एकदम चमत्कारी बच्चे हो तुम, ये करके दिखाओ। यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्लैंक कांस्टेंट वर्क फंक्शन, ये करके दिखाओ। चलो अब ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ तो मान जाए तुमको, तुम ये करके दिखाओ। तो कितने सवाल ऐसे पूछे हैं, खुद से बना के लाए हो क्या? नहीं, सारे जेईई मेन के सवाल है ये। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, और ऐसा सवाल मुझे लग रहा है कि नीट में आएगा इस बार, ऐसा सवाल नीट में इस बार तो आएगा रे बाबा। करो 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 करो। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस मैंने बताया था प्रेशर के बराबर होता है, प्रेशर मतलब m l - 1 t - 2, यंग मॉडुलस होगा m l - 1 t - 2, मतलब थर्ड आ रहा, एक का थर्ड, एक का थर्ड एक ही में। क्या कहती है पब्लिक? अरे पब्लिक लाजवाब है यार, मतलब पब्लिक पे तो दिल आ गया मेरा, लाजवाब पब्लिक है। ये करके दिखाओ। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट होगा बेटा फोर्स अपॉन लेंथ, सॉरी प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर अपॉन लेंथ। तो प्रेशर होता है m l - 1 t - 2, हाँ सही है, और लेंथ से और डिवाइड करोगे तो m l - 2 t - 2, m l - 2 t - 2, ऐसा कोई है थर्ड। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब थर्ड, एक का थर्ड, एक का थर्ड, एक का थर्ड, एक का थर्ड रे, एक का थर्ड ही आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एनर्जी डेंसिटी मतलब प्रेशर, ml - t - 2, तो बी का सेकंड, बी का सेकंड, बी का सेकंड, बी का सेकंड, ओके। डी का, डी का, डी का, डी का लैटेंट हीट, लैटेंट हीट अभी बोला, एनर्जी पर केजी मतलब मास जीरो, ये आ जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, थर्ड क्या कहती जनता? थर्ड। क्या जनता का पीएचडी हो गया इस पे? अरे वो जनता, एक सवाल और है जेई मेन का ही, 2023 का ही, ये होमवर्क दे देता हूं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जेई मेन 2022, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन पूछा है, घबराने का नहीं। पहली बात मुझे ये बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन सेम होगा कि नहीं होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन सेम होगा कि नहीं होगा? होगा। और एनर्जी बराबर होता है हाफ LI², तो इसका डायमेंशन होगा एनर्जी बटा करंट, मतलब ml2 t - 2 a - 2। क्या कहती है जनता? ml2 t - 2 a - 2, ml2 t - 2 a - 2, ml2 t - 2 a - 2, थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्या कहती है जनता? मजा आई कि ना आई? वाह रे वाह, एक कह रहा पता नहीं, जूता मारूंगा रे, बहुत मारूंगा। नेक्स्ट, जेईई मेन 2022 का सवाल है, द ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पास्कल इंटू सेकेंड, मतलब पास्कल तो प्रेशर होता है, तो ml - 1 t - 2 इंटू सेकेंड मतलब t, तो ये हो जाएगा ml - 1 t - 1, ml - 1 t - 1, ml - 1 t - 1, पहला जवाब होगा। तो भाई मेरे कहने का मतलब है ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, अरे यार देख, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, होता है क्या? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का डायमेंशन ml t - 2, हाँ, चार्ज का डायमेंशन करंट इंटू टाइम, बस यहां से निकाल ले, बस यहां से निकाल ले। जनता ऐसे सवाल कर लेगा क्या? अब यहां पे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे ये, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्या कह रहा? अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का क्या होगा? मे हैव यूनिट, नेवर हैज यूनिट, ऑलवेज हैज यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ इसका क्या आंसर जाएगा? अगर फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है
तो उसके यूनिट के बारे में क्या बोलेंगे? मे हैव यूनिट, नेवर हैव यूनिट, ऑलवेज हैव यूनिट, डज नॉट हैव यूनिट। क्या होगा? कुछ जनता जवाब कह रही फोर्थ, कुछ जनता कह रही थर्ड, कुछ जनता कह रही वन। ठीक है, तो ऐसे सवालों में बच्चों को डाउट होता है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है और यूनिट के बारे में हम क्या कहेंगे, या फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन है तो यूनिट के बारे में हम क्या कहेंगे। जैसे एक सवाल यहां पे और है, यूनिटलेस क्वांटिटी, अगर यूनिटलेस क्वांटिटी तो डायमेंशन क्या होगा? क्या यहां पे एक जोरदार एमास्टर बता दिया जाए आपको? नीचे फूलों का दुकान ऊपर, बता रे, नीचे फूलों का दुकान ऊपर। सुन देख, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए पहले जरूरी होता है यूनिट, फिर जरूरी होता है डायमेंशन। तो अगर मैं कहता हूं अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, मतलब नीचे वाला फ्लोर है, इसको दो फ्लोर की तरह काउंट करो। अगर मैं कहता हूं नीचे वाला फ्लोर है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, मतलब मैं कहता हूं कि नीचे वाला फ्लोर है, तो ऊपर वाले फ्लोर के बारे में क्या कहोगे? मे हैव यूनिट, मे हैव डायमेंशन। क्यों मे हैव डायमेंशन? क्यों? अगर मैं कहता हूं कि मैं जहां रहता हूं वहां पर फर्स्ट फ्लोर है, तो व्हाट अबाउट सेकंड फ्लोर? अब सेकंड फ्लोर हो ये जरूरी थोड़ी ना है, सेकंड फ्लोर हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, डज नॉट हैव यूनिट, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट ही नहीं है, मतलब फर्स्ट फ्लोर, नीचे वाला फ्लोर गायब है। ऊपर वाले फ्लोर के बारे में क्या कहोगे? तो नीचे वाला फ्लोर ही नहीं तो ऊपर वाला फ्लोर हवा में थोड़ी ना बनेगा। मस्ट बी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। क्या आपको समझ में आया? अगर नीचे वाला फ्लोर है तो ऊपर वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मे हैव डायमेंशन लिखा है यहां पे, मस्ट बी डायमेंशनलेस लिखा है। अगर नीचे वाला ही फ्लोर नहीं तो ऊपर वाला फ्लोर कहां से होगा? तीसरा, अ फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, मतलब फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। तो यूनिट के बारे में क्या कहोगे? मतलब मैं जहां रहता हूं वहां पे सेकंड फ्लोर नहीं है। ध्यान से समझना, कुछ नए बच्चे होंगे उसको भी समझाता हूं। बेटा देखो, यूनिट एंड डायमेंशन को फ्लोर की तरह मानो, ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर, ये तुम्हारा सेकंड फ्लोर, ऐसे ट्रीट करो। अब तुम कहते हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, मतलब सेकंड फ्लोर नहीं है, तो फर्स्ट के बारे में क्या कहोगे? सेकंड नहीं है, फर्स्ट हो भी सकता है या नहीं भी। मे और मे नॉट हैव यूनिट, मे और मे नॉट, यूनिट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, मतलब ये सेकंड फ्लोर है। फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन मतलब सेकंड फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर हवा में थोड़ी ना बनेगा, फर्स्ट फ्लोर रहा होगा। तो मस्ट हैव यूनिट, मस्ट हैव यूनिट। कितने लोगों को ये एकदम जोरदार चमका है? आग लगा के बता दो एक बार। कितने लोगों को ये जोरदार चमका, आग लगा के बता दो। चमका? अब यहां पे सवाल कर लो, मजा आ जाएगा एकदम। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब ऊपर वाला फ्लोर नहीं है। अब ऊपर वाला नहीं है तो जमीन पे तो फ्लोर हो सकता है, तो मे हैव यूनिट पहला आएगा। मजा आएगी नहीं आया? नेक्स्ट सवाल देखो, अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी मतलब इसका ग्राउंड फ्लोर गायब है, यूनिट ही नहीं है, यूनिटलेस मतलब ऊपर नहीं होगा। मे हैव नॉन जीरो, ऑलवेज हैव नॉन जीरो डायमेंशन, ना 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 ना, नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन। थर्ड, नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन मतलब नॉन जीरो डायमेंशन हो ही नहीं सकता है। जब नीचे फूलों का दुकान ही नहीं है तो ऊपर गोरी का मकान कहां से आएगा बताओ? नीचे फूलों का दुकान ही नहीं है, तो ऐसे याद रखना, यूनिट मतलब नीचे फूलों का दुकान, ऊपर गोरी का मकान। अगर नीचे फूलों का दुकान है तो गोरी का मकान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर फूल के दुकान के ऊपर गोरी का मकान हो ये जरूरी थोड़ी ना यार। नीचे अगर फूल की दुकान है तो ऊपर गोरी का मकान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नीचे अगर फूल की दुकान ही नहीं है तो ऊपर गोरी का मकान नहीं होगा। अगर ऊपर गोरी का मकान नहीं है तो नीचे फूलों का दुकान हो सकता है। ऊपर गोरी का मकान है तो फूलों का दुकान तो होगा ही होगा। समझने वाले समझ गए, कितना आसान है। अब सिमिलरली यहां पे आता है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन और फिजिकली करेक्ट इक्वेशन। तो देखो, सबसे पहले करेक्टनेस हम देखते हैं डायमेंशन का। डायमेंशनली अगर फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है तो ही फिजिकली करेक्ट हो सकता है। अगर डायमेंशनली गलत हो गया तो फिजिकली करेक्ट कभी नहीं होगा। तो इसको भी आप नीचे और ऊपर वाले फ्लोर की तरह मान सकते हो, नीचे और ऊपर फ्लोर की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? नीचे और ऊपर की फ्लोर की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे जैसे मैं कहता हूं इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, मतलब गलत है।
इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट मतलब गलत है, तो फिजिकली तो गलत ही होगा। तो यहां पे आपका आंसर जाएगा मस्ट बी फिजिकली रॉन्ग, मस्ट बी फिजिकली रॉन्ग। अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो फिजिकली करेक्ट हो ही नहीं सकता। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर डायमेंशनली करेक्ट है, नीचे सही है, तो ऊपर मे बी फिजिकली करेक्ट, मे बी फिजिकली करेक्ट। ये अगर आपको याद रहेगा सारा सवाल कर लेंगे आप। इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट, ऊपर करेक्ट है, मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही। फिजिकली इज रॉन्ग, अगर फिजिकली रॉन्ग है तो डायमेंशन के बारे में क्या कहोगे? मे बी डायमेंशन करेक्ट, मे और मे नॉट बी डायमेंशन करेक्ट, मे और मे नॉट बी डायमेंशन करेक्ट। तो तुम्हें यहां पर क्या याद रखना है कि नीचे यूनिट ऊपर डायमेंशन, नीचे डायमेंशनली करेक्ट ऊपर फिजिकली करेक्ट, बस। नीचे वाला अगर है तो ऊपर वाला हो भी सकता है, नहीं भी, नीचे नहीं है तो ऊपर नहीं होगा, ऊपर अगर है तो नीचे वाला होगा ही, ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या ये बहुत लॉजिकल है भाई? क्या ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है? हाँ। अब यहां पे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट कर सकते हैं। जैसे एक सवाल है, बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v बराबर अल्फा टी, अल्फा पावर टी एंड ई का पावर माइनस बीटा एक्स, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। एक मिनट, ये गलत लिखा है। v इज इक्वल टू, मैं सही लिख देता हूं, अल्फा टी प्लस बी ई का पावर माइनस बीटा टी, ऐसा है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन लिखा हो, ये तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब डायमेंशनली ये क्या रहा हो, सेम रहा हो टर्म। तो v बराबर हो जाएगा आपका अल्फा टी, प्लस को लिख सकते हैं बराबर b, खत्म। सर ये भी तो है e का पावर माइनस बीटा टी, e का पावर माइनस बीटा टी पूरा डायमेंशनल लेस होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर भी डायमेंशन लेस होता है। तो बीटा टी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बीटा टी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपका डायमेंशन पूछा अल्फा का, तो अल्फा बराबर हो जाएगा वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी है एल टी माइनस 1 बटा टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2, हाँ या ना? ठीक है, एल टी माइनस 2, ठीक है। उसके बाद ई का पावर बीटा टी, देखो बेटा जो एक्सपोनेंशियल होता है ना वो डायमेंशन लेस होता है, तो यहां पे डायमेंशनली हम इक्वेट कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल के पास तो डायमेंशन है नहीं, तो वी के बराबर, बी के बराबर लिखेंगे यहां पे ई का पावर माइनस बीटा टी। तो सुनो ध्यान से, एक्सपोनेंशियल का पावर भी डायमेंशन लेस होता है, तो बीटा टी को हम 1 लिखेंगे, तो बीटा बराबर आएगा 1 अपॉन टी, तो बीटा का डायमेंशन होगा टी का पावर माइनस 1। एक अच्छा सवाल करके दिखाओ, मजा आ जाएगा। जेई मेन का सवाल है, जेई मेन 2023 का सवाल है। सवाल पढ़ो, बहुत लेंदी लगेगा, हो सकता है तुम गलत भी कर दो, लेकिन मजा आएगा, मजा आएगा, सवाल करने में मजा आएगा, ठीक है ना? चलो करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, फिर ए इज द रेडियस, मतलब ए डिस्टेंस है। इफ द इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू चेंज द ओरिजिन देन इतना, देन फाइंड आउट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इन द न्यू इक्वेशन ये। अब नया इक्वेशन ये दे दिया, फिर डायमेंशन गिवन एज टी का पावर माइनस 1, ठीक है। चलो अब करो, तो सुनो ध्यान से, x माइनस एटी का होल स्क्वायर, अब बाहर होल स्क्वायर है या कुछ ऐड किया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कि x में से 80 को घटाया है, हाँ, तो x बराबर 80 हम लिख सकते हैं। तो यहां पर a का डायमेंशन हो गया x बटा टी, x हो जाएगा लेंथ बटा t हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा लेंथ बटा टी, एट ऊपर जाएगा तो t का पावर माइनस 1, एल टी माइनस 1 होगा a का डायमेंशन। ध्यान से देखो, सुनो, मुझे ना इस पूरे ताम झाम से कोई मतलब नहीं है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन, हमें बस मेन इक्वेशन ये दिया हुआ है और इस मेन इक्वेशन में x माइनस 80 है। अब कहीं माइनस तभी आ सकता है जब हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो x बराबर 80 होगा, क्या होगा, x बराबर 80 होगा, तो हम x को 80 के बराबर लिखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा x बाई टी, x का डायमेंशन l और t का डायमेंशन
1/t है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT-1। अब हम जब चेक करें तो LT-1 है नहीं, ये LT है, ये L-1 T-1 है, ये भी मैच नहीं कर रहा। अब क्यों मैच नहीं कर रहा, क्यों मैच नहीं कर रहा? तो यहां पे कुछ तो लोचा होगा, पढ़ो, कुछ गलत कर रहे हो। तो लास्ट लाइन आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? यहां पे क्या लिखा, द डायमेंशन ऑफ स्मॉल टी इज गिवन एज टी का पावर -1। अरे साला, डायमेंशन ऑफ टी इज गिवन एज टी का पावर -1, मतलब इस टी का डायमेंशन टी का पावर -1 है और एक्स का डायमेंशन लेंथ, तो ये एल इंटू टी आएगा और एल इंटू टी एक ही ऑप्शन में सेकंड, ये मैच हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ, यहां पे कुछ सीखने को मिला क्या सर? भले ही ये चीजें फालतू थी, इसका मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ोगे नहीं, कौन से पार्ट में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन डाल देगा। अब भाई जेई मेन वालों ने जब सवाल बनाया, जेई मेन वालों ने जब सवाल बनाया, ये कह रहा है क्या फायदा जब 40 घंटे लग, तो जाके अपना रिवाइज कर लेना, जरूरी थोड़ी ना यहां पे बैठ के पढ़ना। ज्ञान मत दे, इतना ज्ञान होता ना तो आज भटक नहीं रहा होता। भाई साहब जा पढ़ ले, खुद से कर लेना। अगर 40 घंटे में भी और कराऊं ना, मैं सुन 40 घंटे में भी कराऊं ना, तो कम से कम 2 साल का कंटेंट 40 घंटे में करा रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है। औकात है तो कर, नहीं तो घर जाके बैठ। और होगा नहीं सिलेक्शन अभी भी। डोंट टीच डैश हाउ टू मेक डैश, समझ गया? डोंट टीच डैश हाउ टू मेक डैश। तो क्या फायदा इतना पढ़ने? अरे तो कम पढ़ के डॉक्टर बन जाना चाहता है, इसीलिए तो आज तक नहीं बन पाया, इसीलिए तो नहीं बन पाया आज तक चचा, इसीलिए तो आज तक नहीं बन पाया। कम पढ़ के डॉक्टर बनना चाहता है। देख इधर, किसको देखो ज्ञान देने में लगे हैं। देख भाई, x - at का होल स्क्वायर y - t बटा bt का होल स्क्वायर है, तो यहां पर t का डायमेंशन t-1 लेना है। अब देखो बेटा, y - t बाई बी, अब इधर स्क्वायर किया, ये ऐड किया, इक्वेट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो टर्म को तभी सबट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टी बाई बी, ठीक है? तो t बराबर अपने को किसका, b का डायमेंशन चाहिए, b बराबर होगा t बाई वाई, t का डायमेंशन t-1 और इसका लेंथ ऊपर जाएगा तो l-1, तो b का डायमेंशन होगा t-1 l-1। देखो दूसरा मैच कर गया, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब ये सवाल पूछा है, कंसीडर द इक्वेशन, ये जेई मेन 2022 का है, जेई 2022 का है, देख लो। कंसीडर द इक्वेशन डी बाई डी टी इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस बराबर ए एफ डॉट पी। भाई साहब वेर एफ इज फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम, पी इज मोमेंटम, देन डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन बताओ। चलो ओ भाई करो करो, मजा आ जाएगा। सुनो, सबसे पहली बात, जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं तो डी का डायमेंशन नहीं होता, तो इस डी को हटा के सिर्फ 1/t लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? दूसरी बात, इंटीग्रेशन का भी डायमेंशन नहीं होता। इधर फोर्स है तो फोर्स से फोर्स काट दो, ये टी है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इधर वेलोसिटी बनेगा, तो वेलोसिटी बराबर ए, और मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी घटा, ए बराबर हो जाएगा m का पावर -1, m का पावर -1 आंसर, मतलब थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। अब ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, देख के डर लगा था कि नहीं लगा था? अरे भाई साहब, डी बाई डी टी एफ डॉट डी एस बराबर ए एफ डॉट पी, कुछ नहीं है, इधर फोर्स से फोर्स कटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इधर वेलोसिटी, तो v बराबर ए पी। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी से वेलोसिटी कटेगा, a इंटू मास बराबर 1, तो a बराबर 1 अपॉन मास, मतलब मास का पावर -1, थर्ड आंसर। बताओ, अगर मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। अब भाई साहब ये इक्वेशन देख के एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा होगा कि छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन देख के कैसा लगा ये बताओ, सॉल्यूशन देख के कैसा लगा ये बताओ। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी इन द इक्वेशन p बराबर a माइनस टी स्क्वायर बटा बी एक्स, वेर p इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस एंड t इज इन टाइम। सुन मेरे लाल, सुन ध्यान से सुन, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर। पहला पार्ट कि तू a बराबर टी स्क्वायर ले सकता है, हाँ या ना? क्यों?
डैश फर्क नहीं पड़ता डिवाइड किया, डैश फर्क नहीं पड़ता किससे इक्वेट किया। यहां पर a माइनस टी स्क्वायर है, मतलब a बराबर टी स्क्वायर होगा, हां या ना, हां या ना, हां। अब देख a और टी स्क्वायर तो एक ही चीज है, तो p बराबर टी स्क्वायर बटा बी एक्स, बोल हां या ना, हां। तो b बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बटा बी एक्स, सॉरी टी स्क्वायर बटा पी एक्स। अब यहां पे डायमेंशन किसका पूछा है, a इंटू बी का, तो a इंटू बी, ए बोल क्या है सर टी स्क्वायर, बी बोल क्या है सर टी स्क्वायर बटा पी एक्स, ये हो जाएगा टी का पावर 4, पी मतलब नीचे आ जाएगा तुम्हारा प्रेशर है, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल, एल से एल माइनस वन कट जाएगा, टी का पावर 2 ऊपर जाएगा, तो एम माइनस वन टी का पावर 6, एम माइनस वन टी का पावर 6, कुछ गलत कर दिया मैंने। डायमेंशन ऑफ एन टू बी इन द इक्वेशन ए माइनस टी स्क्वायर बटा बी एक्स, डिस्टेंस एंड टाइम, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम, ठीक है, एक्स इज डिस्टेंस टी इज टाइम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ? कैसे भाई, ए तो टी स्क्वायर होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, और नीचे बी है, तो बी बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर बटा पी एक्स, टी स्क्वायर बटा, ये भी ठीक है, तो ए इंटू बी हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू होगी टी स्क्वायर बटा पी इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां पर टी का पावर 4 एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू आपका हो जाएगा ये एल, एल से एल कटेगा, तो ये हो जाएगा टी का पावर 6 एम माइनस वन, गलत दिया हुआ है बेटा, या फिर कुछ सवाल में करेक्शन होगा, एम माइनस वन टी का पावर 6, ई आंसर चला जाएगा। हाँ हो सकता है वो बी बाई ए पूछा हो सकता है कि बी बटा ए लिखना हो, यहां पे टाइपिंग में पूनम मैम ने गड़बड़ कर दिया हो। ठीक है, मेरा सही आ रहा है ना, चलो चलो नेक्स्ट देखो, ये जेई मेन 2023 का सवाल है, यहां पे सवाल देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सर्टेन रीजन इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ए बटा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बी बटा वाई क्यू जे कैप, द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी आर, ए एंड बी का यूनिट पूछा, सुनो ध्यान से, देखो यहां पे जब भी डायमेंशन एनालिसिस करो ना, तो डायमेंशनली इन दोनों को तभी ऐड किया जब डायमेंशन बराबर हो, तो इसको इक्वेट कर दो। अब इक्वेट करोगे तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होगा न्यूटन पर कुलम इंटू एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा न्यूटन पर कुलम इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, ये आंसर आएगा। ए का डायमेंशन होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम सेकेंड। अब भाई दिखने में तो बहुत भयंकर लग रहा है, लेकिन इसका डायमेंशन देख रहे हो कितनी आसानी से। भैया पिछले सवाल में पी मोमेंटम नहीं था, प्रेशर था, पिछले सवाल में पी मोमेंटम नहीं था, प्रेशर था, प्रेशर। कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो बेटा यार, कैसी बातें कर रहे हो। चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सम गैस वेयर P इज द प्रेशर, जानते हैं, V इज द वॉल्यूम, T इज द टेम्परेचर, A, B and R are the constant, then physical quantity which has dimension formula B square by A। मजा आ जाएगा साहब, B square by A का डायमेंशन पूछा है। सबसे पहली बात सुनो ध्यान से, मुझे ना इस बात से डैश फर्क नहीं पड़ता कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर में इसको मल्टीप्लाई किया है, मैं यहां पे डायरेक्टली V बराबर B लिख सकता हूं क्या, तो सर यहां पे A बाई वी स्क्वायर बराबर P लिख सकता हूं क्या, ये देख के बताओ। मैं माइनस है मतलब ये दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा, तो B बराबर V, और यहां प्लस है मतलब दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा, तो A बराबर A बाई वी बराबर P आएगा। सर सही है। अब यहां से B स्क्वायर किया, B स्क्वायर मतलब V स्क्वायर, और नीचे किया A, तो A बराबर होगा PV स्क्वायर, PV स्क्वायर, V स्क्वायर से V स्क्वायर कटेगा 1 अपॉन P, 1 अपॉन P।
पी का डायमेंशन क्या होता सर? 1/p, 1/प्रेशर। तो प्रेस 1/प्रेशर का डायमेंशन किसके बराबर होगा? बल्क मॉडुलस का तो प्रेशर के बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी प्रेशर के बराबर होता है। अरे भाई एनर्जी डेंसिटी भी प्रेशर के बराबर होता है, एंड 1/प्रेशर इज कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड आंसर आएगा। मजा आ गया, मजा आ गया। अब देख सवाल और इसका धुआंधार जवाब, सवाल और इसका धुआंधार जवाब। कितने कितने लाइन में सॉल्व किया बता मुझे, कितने लाइन में सॉल्व किया? और कुछ नहीं, यहां से इसको प्लस किया तो a बाई वी स्क्वायर बराबर p, तो a बराबर पी वी स्क्वायर, a बराबर पी वी स्क्वायर, और b बराबर v, b बराबर v, तो b बराबर बी स्क्वायर में वी स्क्वायर, और a बराबर हो जाएगा पी वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से 1/p इज बर्कल। हाँ नेक्स्ट। ओके ओके ओके, इस सवाल को करने से पहले क्या आप इस सवाल को करना चाहेंगे? इससे भी पहले, इससे भी पहले क्या इस सवाल को कर लेना चाहेंगे क्या? तो भाई मेरे जेईई मेन की बात करूं या नीट की बात करूं, ये नीट 2013 का सवाल है, 2014-13 का सवाल है। एक सवाल ऐसा आता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को वो फंडामेंटल मान लेते हैं और फिर कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए कहते हैं, हां या ना? कितने लोगों को ये याद है? एक ऐसा सवाल आता है नीट में और जेईई मेन में हर साल, हर साल। क्या कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कुछ फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लेते हैं और उसके टर्म्स में तीसरे का डायमेंशन निकालने के लिए कहते हैं। मुझे बस इतना कमेंट करके प्लीज सभी लोग बता दो, क्या इस तरह का सवाल आपने कहीं देखा हुआ है? क्या इस तरह का सवाल आपने कहीं देखा हुआ है? इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। क्या आपने इस तरह का सवाल कहीं देखा हुआ है? एनर्जी का डायमेंशन होता है m L2t-2, वेलोसिटी होता है LT-1 और टाइम होता है t। हमें किसका चाहिए? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब mt-2। mt-2 का डायमेंशन इनके टर्म्स में हमें कैलकुलेट करना है। देखा हुआ है, देखा हुआ है, देखा हुआ है। कैसे करते हैं वो भी एक बार कष्ट दूंगा, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा कष्ट दूंगा। किताबों में कैसे करते हैं या तुमने कैसे किया एक बार लिख दो ना, थोड़ा सा कष्ट दूंगा। कैसे करते हैं? तो किताबों में क्या करते हैं मैं आपको बता भी दूं, बुक्स में क्या करते हैं, जनरल मेथड लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि देखो सरफेस टेंशन का डायमेंशन चाहिए तो हम मान लेते हैं एनर्जी का पावर a, वेलोसिटी का पावर b, टाइम का पावर c, फिर इन सब का डायमेंशन लिख के मास, लेंथ और टाइम का पावर कंपेयर करते हैं। ठीक है, हाँ। हम सीधा इसको एमआर स्टार से करेंगे। एमआर स्टार क्या कहता है? एमआर स्टार कहता है कि हमको देखो चाहिए mt-2, ठीक है। अब mt-2 सरफेस टेंशन इन तीनों को मिला के चाहिए, तो इन तीनों को मिला के सबसे पहले तो हमें एक मास चाहिए। अब इन तीनों को मिला के एक मास कौन देगा? एनर्जी का पावर 1 लिखना पड़ेगा। इसमें मास है नहीं, इसमें मास है नहीं, एनर्जी में मास है, तो एनर्जी का पावर 1 लिखना पड़ेगा। इसमें एनर्जी का पावर -2, इसमें -2। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा यार, ये क्या है? एनर्जी का पावर 1 होना चाहिए, ये थर्ड। मैंने कुछ नहीं किया, जैसा नीट में आया था वही दिया सवाल। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, इतना जल्दी हो गया, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो ना कैसे हुआ, मेरे से मत पूछो ना। पहला आंसर होगा, जाओ जो करना है कर लो। सरफेस टेंशन में एक मास चाहिए, एक मास एनर्जी देगा तो एनर्जी का पावर 1 आना चाहिए। एनर्जी का पावर 1 करेंगे तो mL2t-2। अब देखो सरफेस टेंशन में लेंथ नहीं है तो लेंथ को काटो, टाइम तो लेंथ काटेगा नहीं, वेलोसिटी लेंथ काटेगा। एनर्जी में 2 लेंथ है, वेलोसिटी में 1 लेंथ है, तो वी स्क्वायर करना पड़ेगा नीचे, तभी तो नीचे का एल स्क्वायर ऊपर से एल स्क्वायर से कटेगा तो नीचे आएगा v2 स्क्वायर। तो सही है ना? e और v का पावर -2, यहां से L2t-2, इससे t-2, इसका t-2 कट जाएगा, लेकिन हमें t-2 चाहिए तो नीचे t स्क्वायर कर दो तो t-2 और आ जाएगा। ये आंसर है। समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया यार, सही बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे से मत पूछो ना इतने जल्दी कैसे आ गया। चलो ये करो, ये जेईई मेन 2020 का सवाल है। अब तुम्हें मेरे पे भरोसा हो जाएगा, मेरे पे भरोसा करना है, हाँ, तो एमआर स्टार सीखना पड़ेगा। ये सवाल जेईई मेन 2020 का है, जेईई मेन 2020 का ये सवाल है। जेईई मेन 2023 का भी करा दूंगा। आंखों से पानी नहीं निकाल दिया तो बता देना, आंखों से पानी नहीं निकाल दिया तो बता देना। देख इधर, मोमेंटम
एरिया एंड टाइम, सुन मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, एम एल टी माइनस वन होता है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर लेंथ का स्क्वायर। टाइम क्या होता है, टी। टेकन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी एनर्जी हमको चाहिए मतलब एम एल टू टी माइनस टू चाहिए, किससे, इन तीनों से मिला के। अब देख इसमें तो मास है नहीं, एरिया में मास है नहीं, टाइम में मास है नहीं, मास किस में, मोमेंटम में। इसमें एनर्जी में एक मास, मोमेंटम में एक मास, मतलब पी का पावर वन आना चाहिए। पी का पावर वन जिसमें वही आंसर आएगा। पी का पावर हाफ गलत, पी स्क्वायर गलत, इन दोनों से एक आंसर आएगा। ओ भाई साहब ध्यान से देखिएगा, मेहरबान कदरदान, एनर्जी में दो लेंथ चाहिए, इधर भी दो लेंथ आना चाहिए। मोमेंटम एक लिखा मतलब एक ही लेंथ आएगा मोमेंटम, एम एल टी माइनस वन, एक लेंथ आएगा मोमेंटम से। हाँ सर मुझे एक दो लेंथ चाहिए, दो लेंथ कैसे मिलेगा, ये लेंथ तो देगा नहीं। एरिया में दो लेंथ है तो एरिया का पावर हाफ कर दो, एरिया का पावर हाफ करोगे तो एल स्क्वायर का पावर हाफ मतलब एक लेंथ यहां से आएगा, और एक लेंथ मोमेंटम का पावर वन करने से एक लेंथ आएगा, तो दो लेंथ। ए का पावर हाफ, ए का पावर हाफ इसमें मतलब थर्ड आंसर, ये गलत। और ये सीख लो भैया, ये सीख लो, ये सीख लो, नहीं सीखोगे इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आंसर है, आंसर है भाई थर्ड है भाई। जेई मेन 2020 का सवाल है, एक नहीं जितने सवाल जेई मेन में पूछे हैं ना सबकी धज्जिया उड़ा के रख दूंगा यहां पे, एक नहीं जितने सवाल पूछे हैं। आओ ये नीट 2016 का मैंने क्लास में भी कई बार करा दिया है, एक बार और आपको करा देते हैं। प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर द थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट। Which of the following combination of these has the dimension of length? डायमेंशन ऑफ लेंथ किससे आएगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ किससे आएगा, अब सुनो। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन बोलो, एम एल टू टी माइनस वन, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन बोलो, स्पीड ऑफ लाइट होता है एल टी माइनस वन, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डायमेंशन क्या होता है, एम माइनस वन, हाँ एम माइनस वन होता है, एल थ्री टी माइनस टू। नहीं याद है तो निकाल लो, एफ बराबर जी एम स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। देखो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो जी एल का पावर थ्री और मास दो है, एक मास आएगा तो माइनस वन, एकदम सही है। क्या मैंने ये तीनों डायमेंशन ठीक लिखे हैं भाई, ये भी तो आना ही चाहिए। ओके अब इनके टर्म्स में ही मुझे डायमेंशन चाहिए लेंथ का, किसका डायमेंशन चाहिए, लेंथ का। तो देखो लेंथ क्या बेटा, लेंथ इज प्रपोर्शनल टू, इज प्रपोर्शनल टू, ठीक है, इज प्रपोर्शनल टू। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ लेंथ आना चाहिए, लेंथ को इसके टर्म्स में लिखना है। इसका मतलब बेटा ये हुआ इन तीनों को ऐसे अरेंज करो कि इसको अरेंज करने से ही लेंथ बचे बस। यू लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ तो राइट हैंड साइड में भी लेंथ। वो कह रहा है कि इन तीनों को ऐसे अरेंज करो कि लेंथ बचे। सर इधर तो मास भी है, किसमें मास, एच में और जी में। एक काम करो मास को काटो, सी में तो मास है नहीं, एच और जी को डिवाइड करने से मास कटेगा क्या, नहीं, इसमें मास का पावर वन है, इसमें मास का पावर माइनस वन है, तो एच और जी को मल्टीप्लाई कर दो। ये मुझे यहां से हिंट मिला कि एच और जी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने कर दिया। अब एच और जी को जैसे ही मल्टीप्लाई किया मास से मास कट गया, एल टू एल थ्री तो यहां बचेगा एल का पावर फाइव टी का पावर माइनस थ्री, ये बचेगा एच और जी को मल्टीप्लाई करने से। किसमें एच और जी मल्टीप्लाई है सर, इसमें एच और जी डिवाइड है, गलत। इसमें एच नीचे जी ऊपर डिवाइड है, गलत। एच जी मल्टीप्लाइड है, एच जी मल्टीप्लाइड है, इसी दोनों में से एक आंसर आएगा। बताओ इतना सोचने में तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, इतना सोचने में तुम्हें कोई परेशानी है क्या, सर नहीं ये तो इजी है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, क्या दोनों ही ऑप्शन में रूट लगा है, हाँ तो रूट लगाना पड़ेगा। इधर रूट लगाओगे तो इसके डायमेंशन में भी रूट लगेगा, तो यहां पे बचेगा एल का पावर 5/2 और टी का पावर -3/2। अब मुझे बताओ कि मुझे कितने लेंथ चाहिए, सर एक ही लेंथ चाहिए, लेकिन रूट एच जी जो करने पे लेंथ तो 5/2 आ रहा है। हाँ सर लेकिन चाहिए तो एक ही लेंथ, तो एच और जी का मैं यूज कर चुका, बच्चा मेरे पास ये। सी में कितने लेंथ है, एक लेंथ, मुझे यहां पे 5/2 लेंथ है, इसमें से 3/2 लेंथ काटना पड़ेगा, तो सी का पावर 3/2 रख दोगे तो ये आएगा एल का पावर 3/2 टी का पावर -3/2। अरे सी होता है एल टी -1 पावर 3/2, तो एल टी -1 का पावर 3/2, ये इससे कट गया, और एल का पावर 5/2 एल का पावर 3/2 एल आ गया। रूट एच जी बटा सी का पावर 3/2,
√hg/c⁻³ ये गलत, ये आंसर आ गया। अब तुमको लगेगा कि सर ये तो इतना सोचने में कैसे दिमाग लगाएंगे, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। ये नीट 2016 का सवाल, उतना ही सोच के तुम्हें ये सवाल भी बड़े आसानी से कर लोगे। ये नीट 2017 का सवाल है, सेम टू सेम यहां सोचना है, क्योंकि यहां भी डायमेंशन किसका चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ, यहां भी लेंथ का डायमेंशन चाहिए, तो उसी तरीके से सोचना, ये हो जाएगा। होमवर्क दे देता हूं, नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट देखना। ये जेईई मेन 2023 का है, ये जेईई मेन 2023 का है, क्लियर है, ये जेईई मेन 2023 का है, ठीक है, ओके। अब इस सवाल को करते हैं, देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक कांस्टेंट, मतलब वही चीज रख दिया क्या एग्जैक्टली, हाँ लगभग वही। प्लैंक कांस्टेंट मतलब ml2 t-1 प्लैंक कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा m-1 l3 t-2 एंड स्पीड ऑफ लाइट होगा lt-1। सर वही सवाल पूछ लिया यार, नहीं, आगे पढ़ो। चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी देन डायमेंशन ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम। ओ भाई साहब, पहले क्या पूछा था बेटा, लेंथ, अब क्या पूछ रहा है, मास का डायमेंशन पूछ रहा है। मतलब पी, जी और सी को अरेंज इस तरीके से करो कि मास का डायमेंशन आ जाए। तो देखो, सबसे पहली बात, सी में तो मास है नहीं, मास किस में है, पी में, और सॉरी प्लैंक कांस्टेंट एच, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट एच। मास किस में है, मास सर एच में है और जी में है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक मास चाहिए, हमें डायमेंशन ऑफ मास पूछा है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ मास कैसे आएगा, तो डायमेंशन ऑफ मास इन दोनों को अगर मैं गलती से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो कट जाएगा, क्योंकि ये मास 1 है, माइनस पावर का -1 मास है। अब जैसे देखो इसने क्या किया है, इसने h का पावर हाफ, h का g का पावर -1/2, h का पावर माइनस डिवाइड किया है, इसमें क्या किया है, डिवाइड किया है, h और g को इसमें मल्टीप्लाई, देखो h का पावर हाफ और h का g का पावर 1, तो g का पावर 1, h का पावर हाफ, तो क्या यहां से मास कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट है ना, एक का मास पॉजिटिव एक का मास निगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। एक बात बताओ, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो जब मैं h/g करता हूं, h में ऊपर एक मास और g में नीचे एक मास का पावर -1, ऊपर जाएगा तो m² आ जाएगा क्या, हाँ, लेकिन हमें तो एक ही मास चाहिए, तो h/g करने से भी डायमेंशन नहीं आएगा। देखो h में एक मास आएगा, देखो h में एक मास आएगा, और डिवाइड बाई g करूंगा तो डिवाइड बाई जी -1 आएगा, m का पावर -1 ऊपर जाके मास का स्क्वायर बना, लेकिन हमें तो एक ही मास चाहिए बेटा, तो h/g करने से नहीं आ रहा। अब देखो, h g को ऊपर h को नीचे, g को ऊपर रखोगे तो मास निगेटिव में, और h को नीचे रखोगे तो नीचे का h कम में मास सीधा आएगा, ऊपर जाएगा, तो ये भी गलत, थर्ड भी गलत। मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं बहुत खूबसूरत तरीके से समझने की कोशिश करो बेटा। सुनो, इस ऑप्शन में क्या किया है, g का पावर हाफ रखा है, तो g में तो एक मास -1 आएगा, हाफ करोगे तो पावर -1/2 आएगा, h का पावर -1/2 मतलब h का पावर नीचे हाफ लिखूंगा ना, अब h में मास क्या है 1, तो h का पावर हाफ लिखूंगा तो यहां पे मास का पावर हाफ आ जाएगा। अब ये मास का पावर हाफ को ऊपर ले जाऊंगा तो मास का पावर -1/2 और मास का पावर -1/2, मतलब मास -1 आएगा ना। देखो भाई, g में मास निगेटिव है और h में मास का पावर पॉजिटिव है, तो g/h करने से मास नहीं आ पाएगा। हाँ, h का पावर हाफ g का पावर -1/2 करने से मास एग्जैक्टली मैच कर रहा। चौथा आपका सीधा आंसर। ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से भी आप यहां पर देख सकते हैं। क्या बेटा, h का डायमेंशन ये होता, g का डायमेंशन ये होता, c का डायमेंशन ये होता, इसको अरेंज करके मुझे एक मास चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि एक मास रखने पर h और g को मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, देखो h और g मल्टीप्लाई यहां पे वो से आ नहीं पाएगा। अब दूसरा देखो, अगर मैं g को ऊपर h को नीचे रखता हूं तो g को ऊपर रखने से ये डायमेंशन देगा m-1 l3 t-2, तो निगेटिव मास आ गया। h नीचे रखने से डायमेंशन देगा m-l2 t-1, तो ये नीचे का मास पॉजिटिव बोल जाकर निगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ, तो g ऊपर h नीचे रखने से गलत हो जाएगा। अच्छा, h/g रखूंगा तो मास स्क्वायर आ रहा है, ये भी गलत हो गया, h/g का पावर हाफ से मैच कर गया। ये कोई रॉकेट साइंस है कि बहुत आसान है, ये बताओ। ये कोई रॉकेट साइंस है कि बहुत आसान है, ये बताओ। क्लियर है क्या ये बात? ये देखो, जेईई मेन 2023 का सवाल है, ये करके बता दो एक बार।
भाई मजा आ जाएगा सवाल करने में, मजा आ जाएगा। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज दिस रिलेशन। तो V इज इक्वल टू रेडियस का पावर A, P क्या है भाई, डेंसिटी, ये रो है, सॉरी रो, डेंसिटी का पावर B एंड सरफेस टेंशन का पावर C। तो फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है तेरा, फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना है। अब इसमें वही सोचना, फ्रीक्वेंसी मतलब T का पावर -1 मुझे चाहिए, रेडियस में एक लेंथ आएगा, लेंथ का पावर A, डेंसिटी होगा मास अपॉन लेंथ का पावर 3 का पावर B, सरफेस टेंशन होगा mt-2 का पावर C। मुझे बताओ कि मास चाहिए कि कैंसिल करना है, मास को कैंसिल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी और सरफेस टेंशन दोनों में एक एक मास है, क्या दोनों को डिवाइड करने से मास कैंसिल होगा? हाँ, तो सरफेस टेंशन का और डेंसिटी का पावर निगेटिव और पॉजिटिव आना चाहिए। इसमें देखो दोनों का पावर पॉजिटिव है तो गलत हो गया, एक का पावर पॉजिटिव एक का निगेटिव है, सही होगा, निगेटिव पॉजिटिव सही होगा, निगेटिव पॉजिटिव ये सही होगा। समझो इस बात को, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो भी हमारा मास कैंसिल होगा। तो चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया, चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया, हाँ सर चौथा ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब हम बात करते हैं कि मुझे T-1 चाहिए, मतलब लेंथ तो मुझे नहीं चाहिए था, तो सरफेस टेंशन में लेंथ है भी नहीं, लेंथ को काटने के लिए क्या करोगे? तो पक्की बात है लेंथ को काटने के लिए इसमें लेंथ नीचे है इसमें ऊपर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ कैंसिल हो जाएगा, या इन दोनों का पावर निगेटिव होना चाहिए, इन दोनों का पावर पॉजिटिव या इन दोनों का निगेटिव होना चाहिए। इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये गलत, क्लियर है क्या? इसमें दोनों का पावर आपका निगेटिव है, इसमें दोनों का पावर पॉजिटिव है। अरे यार इसने तो ज्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें समझना पड़ेगा T का पावर -1। अब T का पावर -1, इधर T का पावर -1 है, इधर T का पावर -2, इसमें टाइम है नहीं इसमें टाइम है नहीं, तो पक्की बात है T का पावर -2, C का पावर तुम्हारा हाफ आना चाहिए बस, क्योंकि हाफ रखोगे तो 2 से 2 कटेगा, T का पावर -1, तो C पॉजिटिव आना चाहिए, C जिसमें पॉजिटिव होगा वही आंसर आएगा, तो C इसमें पॉजिटिव है इसमें निगेटिव है, गलत, फर्स्ट आंसर आएगा, थर्ड नहीं आ सकता, फर्स्ट आंसर आएगा। तुम कहोगे सर इतने दिन में सॉल्व कर लेंगे, तो करके देख लेना एक बार, मजा आ जाएगा, करके देख लेना। सुन, फ्रीक्वेंसी में T का पावर -1 है, हाँ सर T का पावर -1 है, तो पक्की बात है कि इस तरफ T का पावर -1 तभी आएगा जब इसको पॉजिटिव रखोगे, इसको निगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव बना देगा इसको। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, थोड़ा सा और सोच लेना, समझ आ जाएगा। ये जेईई मेन 2015 का सवाल है, नहीं ये नीट 2015 का सवाल है। कैसे? एक सवाल समझना बेटा, मजा ना आ जाए तो पैसा वापस, मजा ना आ जाए तो पैसा वापस। इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी Vc ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब आर expressed as this, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of the liquid, the density of the liquid and radius of the tube respectively, then the value of x, y and z are given as। सुनो, डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी Vc, Vc का डायमेंशन ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पावर x, रो डेंसिटी का पावर y एंड रेडियस का पावर z पे डिपेंड कर रहा है, यही है क्या? हाँ, एक बात बताओ, ईटा का डायमेंशन क्या होता? F बराबर 6 पाई को इग्नोर करो, ईटा आर वी। तो ध्यान से यहां पे अगर तुम इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन देखोगे तो फोर्स हो गया mL-T-2, ईटा ये लेंथ और वेलोसिटी का एक लेंथ स्क्वायर T-1, तो T-1 से T-2 एक T-1 कटेगा, लेंथ स्क्वायर तो लेंथ -1 आएगा, ईटा बराबर होगा mL-1 T-1। ठीक है, तो ईटा बराबर लिखोगे mL-1 T-1, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, का पावर x, डेंसिटी हो गया मास अपॉन लेंथ का क्यूब, तो लेंथ का पावर -3 का पावर y, और रेडियस हो गया l का पावर z। अब तुम्हें इधर क्या चाहिए? वेलोसिटी, मतलब LT-1 चाहिए। इधर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए क्या बेटा? हाँ, उधर मुझे वेलोसिटी चाहिए। अब ये वेलोसिटी में मास तो होता नहीं, और इधर मास दिख रहा, तो मास को काटना पड़ेगा। मास कैसे कटेगा? मास का पावर 1, मास का पावर 1। जब हम x और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मास पॉजिटिव है, कैंसिल नहीं होगा, डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, मतलब एक का पावर पॉजिटिव तो दूसरे का निगेटिव होना चाहिए। अब देखो, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव ये हो सकता है, दोनों निगेटिव नहीं हो सकता, दोनों निगेटिव नहीं हो सकता, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता। और जाके नीट में देख लो, यही ऑप्शन है, नीट 2015 का सवाल है, सॉरी जेईई मेन भावुक होकर डाल दिया, नीट 2015 का सवाल है।
अब यकीन मानो बेटा 16 का, 17 का, 15 का हर साल ऐसा एक सवाल पूछा है, ठीक है, हर साल एक सवाल पूछा है। ये नीट 2020 में एक सवाल पूछा है। लास्ट एक कर लेते बेटा, लास्ट एक कर लेते, छोड़ते नहीं है। अरे चिंता मत कर यार, चिंता मत कर। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन प्लैंक कांस्टेंट H, करंट I एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट G। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एनर्जी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज होता है। तो एनर्जी हो गया ml2 t-2 बटा चार्ज, तो चार्ज होगा करंट इनटू टाइम। ये रिलेशन आएगा करंट इनटू टाइम का, किसके टर्म्स में? तो प्लैंक कांस्टेंट, करंट एंड जी के टर्म्स में। अब हम जानते हैं कि H का डायमेंशन होता है ml2 t-1, ये H हो गया, ये करंट हो गया, और G होता है m-1 L3 t-2। अब एक बात बताओ, इसमें फाई में एक करंट का पावर -1 आएगा, हाँ, तो इधर करंट का पावर -1 आना चाहिए, मतलब करंट को डिवाइड करेंगे तो मैच कर जाएगा। तो करंट का पावर निगेटिव देख लो, बस तुम करंट का पावर निगेटिव देख लो। यहां पे करंट का पावर 1 गलत, यहां पे करंट का पावर 1 गलत, यहां पे बटा करंट, ये दो सही होगा। उसके बाद सोचो कि इधर एक मास है, तो मुझे एक ही मास चाहिए। हाँ सर, एक मास चाहिए। एक मास कैसे मिलेगा? एक मास कैसे मिलेगा? तो अगर मैं H और G को मल्टीप्लाई कर, देखो H और G मल्टीप्लाई है, H और G को मल्टीप्लाई करूंगा, मास कैंसिल हो जाएगा, तो मास तो बचेगा नहीं, मतलब ये गलत है, ये चौथा सही है। भाई साहब, मतलब समझ आएगा तो मजा आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देख के मजा नहीं आता भाई मेरे। समझ अगर आ गया ना, तो भाई जेईई मेन 2020 का सवाल है ये, मैंने कुछ नहीं किया, 2 लाइन में आंसर। तो हो सकता है कई बार थोड़ा सोचना पड़ जाए, और कई बार तो मतलब आग लगा दोगे। देखो ये क्या किया, अरे क्या किया भाई, ये डायमेंशन ही तो लिखा है, ये तो वैसे भी लिखना पड़ेगा हर बार, यहां पे डायमेंशन ही तो लिखा है। अरे लाला ध्यान दे रे, ध्यान दे रे लाला, ध्यान दे, ध्यान दे रे लाला। सोच सोच, मेरी बात समझ। एनर्जी अपॉन चार्ज में, एनर्जी अपॉन चार्ज, चार्ज को क्यू इंटू टी लिखेगा, तो 1 अपॉन करंट आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो 1 अपॉन करंट आना चाहिए। 1 अपॉन करंट इसमें है, इसमें, ये तो गलत हो गया। दूसरी बात, एक मास बचना चाहिए। अगर H इंटू जी करूंगा तो मास तो साला कट गया, तो साला मास काटना नहीं, एक मास चाहिए। तो देखना यहां पे H0, जी का पावर -1 और जी में मास -1 होता है, तो +1 हो गया। बता, बोल मजा आया कि नहीं आया? बोलो रामलाल, बोलो। अब हम बात करते हैं एरर की। एरर में आप सब लोग जानते हैं कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है, उसका मॉड होता है। क्या ये हमेशा पॉजिटिव होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर का जो डायमेंशन होगा, यूनिट एंड डायमेंशन होगा, यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज फिजिकल क्वांटिटी होगा, सेम एज फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही तो आएगा। पर एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स, सॉरी एब्सोल्यूट एरर तो ये हो गया, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स, एंड परसेंटेज एरर होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई 100। क्या ये दोनों यूनिट एंड डायमेंशनलेस होते हैं? यूनिट एंड डायमेंशनलेस होते हैं। जब भी आपका रिलेशन, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन एडिशन में हो, जैसे a प्लस बी हो, या सबट्रैक्शन में हो a माइनस बी हो, क्या हो? a माइनस बी हो, तो पहले रिलेटिव की पहले एब्सोल्यूट। ये बताओ, पहले रिलेटिव की पहले एब्सोल्यूट। तो जब अगर तुम्हारा रिलेशन पॉजिटिव या निगेटिव में हो तो पहले क्या लिखते हैं? पहले सर लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे ए और बी में एरर दिया हुआ है, वाई में एरर निकालना है, तो रिलेटिव निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो या एब्सोल्यूट निकालना हो, तुम लिखोगे एब्सोल्यूट। कैसे? डेल्टा वाई बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस बात का ध्यान रख ले बस। लेकिन सर मेरे से तो रिलेटिव पूछ रहा, कोई बात नहीं, डेल्टा वाई तूने निकाल लिया, वाई से डिवाइड कर ले। बता डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और वाई क्या है? सर वाई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से डिवाइड कर देंगे। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदर घुस चुका है? क्या आप ये बात आपके अंदर बहुत अच्छे तरीके से घुस चुका है? हाँ, अगर y बराबर a माइनस बी हो तो इसका एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा y बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर घटाते नहीं है। अब रिलेटिव निकालना है, तो डेल्टा y बटा y बराबर हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। y के जगह पे आप लिखेंगे a माइनस बी। हाँ या ना? सर ये बात तो ठीक है, ये बात तो हमें समझ आता है, क्लियर है क्या? हाँ, लेकिन
अगर कहीं पे मल्टीप्लीकेशन हो, अगर कहीं पे मल्टीप्लीकेशन हो, या कहीं पे डिवीजन हो, या कहीं पे पावर हो, ए का पावर एन, बी का पावर एम, तो आप डायरेक्टली रिलेटिव एरर निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे रिलेटिव एरर? जैसे मान लो मल्टीप्लाई है 2a डॉट बी, तो आप कहेंगे y का रिलेटिव एरर बराबर जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसको हटा देते हैं, a का रिलेटिव एरर प्लस b का रिलेटिव एरर, हाँ या ना? पर लेकिन मेरे से तो एब्सोल्यूट पूछ रहा है, तो डेल्टा y बराबर लिखेंगे y डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या बेटा? अगर पावर है तो पावर को बाहर निकाल लो, डेल्टा y बाई y बराबर होगा n डेल्टा a बाई a प्लस m डेल्टा b बाई b। सर माइनस नहीं करेंगे क्या? नहीं, माइनस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसे सवाल आते हैं क्या? भयंकर सवाल। देखिए बहुत 95 का सवाल, लेकिन कर लेते हैं। क्या सवाल? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर, मास में परसेंटेज एरर इतना है, स्पीड में परसेंटेज एरर इतना है। देन एरर इन द एस्टिमेटेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं बोलो? हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें इग्नोर किसको करोगे? हाफ को। इसका रिलेटिव एरर बराबर m का रिलेटिव एरर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी का रिलेटिव एरर। पावर बाहर आता है, मास कांस्टेंट को मल्टीप्लाई इग्नोर करते हैं। डेल्टा m बाई एम 2% और ये 6 2 8%। भाई मेरे ऐसा सवाल आपको डायरेक्टली एक देखने को मिल सकता है एग्जाम में, डायरेक्टली। ये नीट 2019 का सवाल है, ये तुम कर लोगे। नीट 2019 का सवाल है, पीवाईक्यू में किया होगा। ऐसा ही सेम सवाल जेई मैंने में एक बार पूछा है, एक बार नहीं 1000 बार पूछा है। क्या? ये रहा सवाल बेटा, ये रहा सवाल। देखिए ये रहा सवाल जेई मेन 2020 में। भाई नीट वाला तो कर ही लोगे, जेई मेन वाला करके दिखाओ। A physical quantity Z depends upon 4 observable A, B, C and D as given as Z बराबर, ये रहा दिया, ये दिया हुआ Z बराबर, where percentage error in the measurement of A, B, C and D are 2%, 1.5%, 4%, 2.5% respectively, then percentage error in Z is, क्या करना? तो डेल्टा Z बाई Z बराबर 2 इंटू A का एरर, 2 बाई 3 इंटू B का एरर, हाफ इंटू C का एरर, 3 इंटू D का एरर। एक एरर बताओ भैया, 2%, 2 दूना 4, ये देर 3/2, ठीक है, 3/2, 3/2, 2 से 2 कटा 1 प्लस सी में 4 है 2, तो 2, डी में 2.5 है, मतलब 5/2, 3 इंटू 5/2 तो आ जाएगा 10/2, 4 1 5 2 7, 7 प्लस 5 तिहाई 15, 5/2, 5 तिहाई 15/2, तो ये कुछ आ जाएगा 14 15 29/2, 29/2 मतलब 14.5। ऐसे ही खेल रहा है यार, ऐसे ही खेल रहा। अब देखो जेईई मेन 2020 का सवाल है, ऐसा ही सवाल आपसे कब पूछा था? सेम सवाल आपसे कब पूछा था? सेम सवाल आपसे कब पूछा था? देखो 19 में। ये सवाल देखो जेईई मेन 2020 का सवाल है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 25.0 centimeter and time of 40 oscillation is 50 seconds. If resolution of a stopwatch is 1 second, then accuracy of G is, सबसे पहली टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। अब यहां पर जब भी तुम परसेंटेज एरर निकालो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मूले में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको इग्नोर करते हैं। मतलब इस 2 पाई का हमारे लिए कोई काम नहीं बेटा, कोई काम नहीं। उसके बाद जिसमें एरर निकालना होता है ना उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो रूट को तो इधर ले जाओ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई जी, तो जी बराबर हो जाएगा बेटा एल बाई टी स्क्वायर। अब यहां पे जी में परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। मानते हो इस बात को? हाँ जी सर। अब तुम्हें जी में कौन सा एरर निकालना है? एक्यूरेसी इज जी इज, अच्छा जी की वैल्यू पूछी है, जी की वैल्यू पूछी है, देन एक्यूरेसी इज इन जी होगा ना, इन जी, एक्यूरेसी इन जी इन परसेंटेज, मतलब परसेंटेज एरर पूछा है। तो बताओ डेल्टा एल क्या होगा सर लेंथ में? तो ये हो जाएगा 25.01 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर इसका एब्सोल्यूट एरर। क्या आप जानते हैं जो लिस्ट काउंट होता है ना 0.0 इसलिए लिखा है कि इसमें मेजर कर सकता था, तो 0.1 सेंटीमीटर बटा 25 प्लस 2 डेल्टा टी है, लिस्ट काउंट 1 सेकेंड दिया है और टाइम 50 सेकेंड कैलकुलेट किया 50। सर यहां पे 40 ऑसिलेशन की कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई 100 लिख लेंगे, तो 100 यहां से देखो 100 लिखोगे तो 100 बटा 50
ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 दूना 4 आएगा, प्लस 124 ये 4 आएगा 0.4, तो 4.4 आपका कहीं से आंसर मैच कर रहा क्या? सी। कर लेंगे क्या आप ऐसे सवाल? कल सुबह तक चलेगा बेटा, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो निकल लो, कोई बात नहीं। क्या आप ऐसे सवाल कर लेंगे बेटा? देखो ये सेम उसी तरीके का सवाल यहां पूछा है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इतना एंड इतना, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म से कैसे लिखो? K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। हाँ जी सर, डायरेक्टली यहां से सवाल सॉल्व हो जाएगा भाई। एरर के सवाल इसी तरीके के आसान पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब वायर हैज मास इतना, रेडियस इतना एंड लेंथ इतना, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। देखो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम, यही तो होगा। एरिया को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या यहां पे फॉर्मूला डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस पाई को इग्नोर करोगे 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, जहां पे लेंथ क्या होगा? लेंथ आपका ये, लेंथ आपका है 6 और डेल्टा एल आपका होगा 0.06, मास होगा ये और डेल्टा एम ये होगा, रेडियस होगा ये, डेल्टा आर ये होगा। अच्छा ये एमएम में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, क्या दोनों को सेम यूनिट में रखेंगे कि डिफरेंट यूनिट में चलेगा? यहां पे रेडियस को और लेंथ को हम अलग अलग यूनिट में रहे कि सेम यूनिट में रखें? लेंथ को रेडियस को अलग अलग यूनिट में रखें कि सेम यूनिट में रखेंगे तो चलेगा? बता दो, सेम यूनिट में रखेंगे तो चलेगा कि अलग अलग यूनिट में रखें? फटाफट बताइए प्लीज। सेम यूनिट में रखेंगे तो चलेगा कि अलग अलग यूनिट में रखें? प्लीज बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। तो सुनो ध्यान से, अलग अलग यूनिट में रखेंगे तो भी चलेगा। क्यों? सेम वाले जूता खाओगे सर, सेम में तो रखते नहीं। एक्चुअल में तुम कौन सा एरर निकाल रहे हो? परसेंटेज और रिलेटिव। तो परसेंटेज और रिलेटिव में डेल्टा और आर का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, डेल्टा और एल का सेम होना चाहिए, वो तो सेम है ही, क्योंकि एल है 6 और ये 0.06, दोनों सेंटीमीटर में, तो कट गया। तो हमें इसका और इसका यूनिट सेम रखने की जरूरत नहीं है ना रे। अब मजा आएगा तो बता दो, मजा आ गया भाई साहब, क्या चीज समझाइए। दूसरी बात, एक्यूरेसी क्या होता है? तो डेफिनेशन समझ लीजिए थोड़ा सा। एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, इसको कहते हैं एक्यूरेसी, इसको कहते हैं एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है? जितने ज्यादा डेसिमल प्लेस में मेजर किया गया हो उसको कहते हैं हम प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि स्मॉलर द लिस्ट काउंट, स्मॉलर द लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जितना छोटे नंबर में मेजर किया गया हो ना डेसिमल प्लेस के बाद, उसका हाई प्रिसीजन होता है। इसको डैश फर्क नहीं पड़ता कि ट्रू वैल्यू क्या है। प्रिसीजन का मतलब जितने छोटे नंबर में मेजर किया गया होगा उसको प्रिसीजन कहते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू की क्लोजनेस कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। अब रिलेटिव परसेंटेज एरर तो हमने निकाल लिया। कुछ ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टम में एरर चल रहा हो, उस एरर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड और कांस्टेंट एरर। देखो सिस्टमैटिक नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड एंड कांस्टेंट एरर होगा इन मैग्नीट्यूड, कैन नॉट डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यों भाई? अब कोई सिस्टमैटिक है, एकदम फिक्स्ड मैनर में सेम गलती करता है, उसको लाख बार समझा लो गलती करता रहेगा, ठीक है। रैंडम एरर, इसमें इररेगुलर और वेरिएबल एरर होता है। इसकी एरर की वैल्यू हम मिनिमाइज कर सकते हैं टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें फॉर्मूला होता है x इंटू एन बराबर कांस्टेंट, जहां पे x की वैल्यू जो है वो है एरर, एरर और n है आपका नंबर ऑफ मेजरमेंट। कई बार इसमें पूछते हैं कि मान लो x एरर है n मेजरमेंट में, तो डबल मेजरमेंट कर देंगे तो एरर क्या हो जाएगा? आधा। अगर मेजरमेंट का नंबर आधा करेंगे तो एरर क्या हो जाएगा? डबल। यहां पर एरर और नंबर ऑफ मेजरमेंट में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आग के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। लिस्ट काउंट किस तरह का एरर है? सिस्टमैटिक एरर है, क्योंकि लिस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का फिक्स्ड होता है। रैंडम एरर का मतलब इररेगुलर एरर है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे। तो भाई एवरेज लेके ज्यादा एरर, ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेके उसके एरर को हम घटा सकते हैं, ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेके उसकी एरर को हम घटा सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक एरर को हम नहीं घटा सकते। सिस्टमैटिक एरर को हम नहीं घटा सकते। कुछ नहीं दिखना चाहिए मुझे।
देखो इधर, a set of defective observation weight used in the student to find the mass of the object using physical balance. Large number of reading will reduce random error. Yes, large number of error random error को reduce करेगा, systematic error को reduce नहीं करेगा. आंसर आपका आएगा 1. कुछ नहीं दिखना चाहिए मुझे आग के अलावा. A physical quantity can be added or subtracted. All physical, अरे कौन है रे? All physical quantity can be added or subtracted. नहीं, सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है. फिजिकल क्वांटिटी शुड नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. क्या पगला है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. कौन सा आंसर जाएगा? फोर्थ. नहीं दिखना चाहिए मुझे आंसर. क्यों? ऑल फिजिकल क्वांटिटी शुड नॉट हैव द सेम डायमेंशन फॉर द एडिशन. भाई सेम डायमेंशन होना चाहिए एडिशन के लिए. लेट अस कंसीडर द इक्वेशन हाफ बराबर एमबी स्क्वायर बराबर एमजीएच. हाँ, half mv square by mgh, where m is the mass of the body, v is the velocity, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. The equation is dimensionally correct. Not correct है. All dimensionally correct equation are correct. नहीं, गलत है. All dimensionally correct equation are correct. नहीं, नीचे वाला correct है, नीचे वाला है तो ऊपर वाला physically correct हो ये जरूरी नहीं है. Statement 2 is correct but statement 2 is incorrect. पहला आंसर आएगा क्या? पहला आंसर आएगा क्या? आंसर भी दे सकते हो भाई. पहला आंसर आएगा क्या? नेक्स्ट, मास एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इतना, मास एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली. देन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. अब जब डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जब आप डिवीजन और मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स में आंसर देते हैं. इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने? 2, इसमें है 4, तो 2 वाले आंसर हो जाएंगे. अब साफ साफ इसमें दिख रहा है बहुत सारे, इसमें 3, इसमें 5, इसमें, तो थर्ड आंसर होगा क्या? बेटा याद रखना, नीट में कई बार रिसेंटली सवाल पूछे हैं क्या, जब आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं तो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स में आंसर देते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मिनिमम डेसिमल प्लेस के टर्म्स में आंसर देते हैं. क्या सबको याद है ये? क्या सबको याद है ये? ठीक है. अब देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ना है. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बस इतना याद रखना कि अगर मैं बात कर रहा हूं वर्नियर कैलिपर्स का, तो वर्नियर कैलिपर्स में कुछ n नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कुछ m नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से मैच कर रहे होंगे. वर्नियर मतलब छोटा वाला, मेन मतलब मेन स्केल डिवीजन. ये कंडीशन आपको हर सवाल में दिया हुआ होगा. ये कंडीशन आपको हर सवाल में दिया हुआ होगा कि NMSD बराबर कुछ MBSD है. ये सवाल पर क्या आपको समझ आएगा. कोई भी सवाल हो वर्नियर कैलिपर्स का, उसमें यह कंडीशन हमेशा दिया हुआ होता है. हां या ना में जवाब दीजिए. हां सर, ये तो होता ही है. और इसके लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है बेटा 1 MSD माइनस 1 VSD. क्लियर है क्या? हां सर, 1 MSD माइनस 1 VSD. अब भाई 1 मेन स्केल डिवीजन बताया होगा, 1 mm है, 2 mm है, 3 mm है, ये बता देगा. और VSD की वैल्यू यहां से निकाल लोगे. 1 VSD बराबर N MSD बटा M. अगर ये पता चल गया VSD का रिलेशन MSD के साथ है तो पुट करो, यहां से लिस्ट काउंट आप निकाल लोगे. क्या ये क्लियर है सर? बस इतना ही. हां, अब जब रीडिंग लेते हैं तो मेन स्केल में जिस डिजिट को क्रॉस करता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग. अब ये आपका मेन स्केल है, यहां पे रॉड रखोगे, वर्नियर स्केल को आगे पीछे सरकाओगे, तो इसका मेन स्केल रीडिंग क्या आएगा? ये 3 आपका होगा मेन स्केल रीडिंग. उसके बाद मेन स्केल रीडिंग ये MSR मेन स्केल रीडिंग. उसके बाद वर्नियर स्केल का वो लाइन जो ऊपर एग्जैक्टली मैच कर रहा हो वर्नियर स्केल रीडिंग होता है. मान लो ये 6 यहां है, तो ये 6 तुम्हारा मैच कर रहा हो तो 6 तुम्हारा हो जाएगा VSR. रीडिंग लिखने का तरीका होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट. अब बात जीरो एरर की अगर हम करें तो जीरो एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड. जीरो एरर को हमेशा हम क्या करते हैं? घटाते हैं. अगर वर्नियर स्केल लेफ्ट में है, VC इज लेफ्ट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल, तो जीरो एरर आपका निगेटिव आएगा. और अगर वर्नियर कैलिपर्स इज राइट ऑफ मेन स्केल, तो जीरो एरर आपका पॉजिटिव आएगा. सिंपल सी बात है कि नॉर्मल कंडीशन में
कई बार तो जीरो एरर डायरेक्टली दे देते हैं, कई बार जीरो एरर डायरेक्टली दे देते हैं। अब यहां पे ये आपको देखना है कि मान लो ये मेरा है मेन स्केल और ये मेरा है वर्नियर स्केल। अगर ऐसा कंडीशन है, देखो ध्यान से, अगर ऐसा कंडीशन है तो जीरो एरर निगेटिव होगा, अगर ऐसा कंडीशन है तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा। बस मैं ये कह रहा हूं। क्या तुम्हें ये बात फील आई कि अगर ऐसा कंडीशन है तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा, इसके आगे है तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा, इसके पीछे है तो जीरो एरर निगेटिव होगा, और जो भी जीरो एरर होगा उसको हम हमेशा घटाते हैं। दूसरी बात, डायरेक्टली कई बार जीरो एरर सवाल में दिया होता है। अब मैंने इतना इंफॉर्मेशन आपको बोला कि आपको दिमाग में सेट कर गया। आइए सवाल देखते हैं। अब रिसेंटली नीट में कैसे सवाल पूछे हैं देख के शर्म आ जाएगा। ये जेई मेन 2019 का सवाल है। क्या सवाल देखिए, सवाल देखिए। मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। मेन नहीं, ये तो नीट का सवाल है यार, मैडम ने कुछ गलत कर दिया, मुझे याद है इतना तो। देखो, मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। n डिवीजन पर सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है। यही हुआ ना भाई? भाई यहां पे देखो, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है। n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल NVSD coincide with n-1 of the main scale division, n-1 of MSD. Then list count of the vernier scale. list count बताओ। तो list count होता है 1 MSD minus 1 VSD। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे तुमको रिलेशन दिया है ना NVSD बराबर n-1 MSD, तो एक VSD क्या होगा? एक VSD क्या होगा? n-1 MSD by n, ये होगा n-1 MSD by n। यही तो 1 VSD की वैल्यू आ गई, ये 1 MSD। अब यहां से काम करो, 1 MSD को बाहर निकाल लो। 1 MSD को बाहर निकालोगे, ये आएगा 1 माइनस n-1 by n। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, तो नीचे होगा n, इधर जाएगा n-1 प्लस 1 इंटू MSD। 1 MSD को क्या लिखोगे? सर n डिवीजन 1 सेंटीमीटर में, ये मेन स्केल ही तो था, तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर बाई n, 1 सेंटीमीटर बाई n, n से n कटेगा, 1 सेंटीमीटर बाई n स्क्वायर आंसर आ रहा। लो सी आंसर आ रहा। यहां पर देखो भाई, ये क्या है? लाइन में, पहले लाइन में लिखा है, ये पहले लाइन में लिखा है द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। पहले लाइन में लिखा है मेरे लाल, पहले लाइन में लिखा है। अब यहां पर देखो सवाल क्या है, x वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू y मेन स्केल डिवीजन, मतलब x VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू y MSD एंड 1 MSD इज 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड लिस्ट काउंट। बताओ ये सवाल होगा कि नहीं होगा? अगर ये सवाल हो जाएगा तो नीट में जो सवाल आएगा वो तुम कर लोगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 1 MSD माइनस 1 VSD होगा कि नहीं होगा? हाँ। स्क्रू गोज में क्या होता है? स्क्रू गोज में सर्कुलर स्केल लेते हैं अपन, तो डिस्टेंस मूव्ड ऑन द स्केल इन 1 रोटेशन इज पिच। एक रोटेशन में जितना सर्कुलर स्केल उस पर चल जाता है उसको हम कहते हैं पिच। मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन इज कॉल्ड लिस्ट काउंट, एंड लिस्ट काउंट का वैल्यू होता है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, या MSD डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। सर्कुलर स्केल MSD डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। जेई मेन 2020 का, अरे यार ये गलत किया है यहां पे कुछ राइटिंग, ये नीट 2020 का सवाल है। क्या? अ स्क्रू गॉज हैज लिस्ट काउंट इतना एंड देयर आर 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल, देन पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज। हम जानते हैं लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 MSD डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। हाँ या ना? नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, हाँ या ना? लिस्ट काउंट 0.01 दे दिया, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन यहां पे 50, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 1 MSD। 1 MSD यहां पे 0.01 है तो 1/100 0.5 आ जाएगा, 0.5 mm, 0.5 mm आंसर आ गया। दूसरा आंसर आ जाएगा दूसरा आ जाएगा। ये जेई मेन 2021 का सवाल है। हाँ, ये जेई मेन का सवाल है, ये जेई मेन का सवाल है। देखो, अ स्क्रू गॉज गिविंग द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। अब यहां पे देख लो, ये स्क्रू गॉज है। सबसे पहले देख लो क्या है, स्क्रू गॉज है। मेन स्केल रीडिंग इतना है,
सर्कुलर स्केल रीडिंग इतना है, given that 1 mm of the main scale corresponding to 100 division of the circular scale, the diameter of the wire from the above data is। तो देखो, चाहे तुम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लो या स्क्रू गॉज से रीडिंग लो, रीडिंग इज इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, सॉरी माइनस नहीं प्लस ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग तो तुम्हारा 0 है, वो तो लेने नहीं है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग है 52, लिस्ट काउंट क्या होगा 1 mm बटा 100, 1/100 mm है, 1/100 mm में हो जाएगा 0.52 mm। कोई भी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं आएगी, 0.52 mm। अब 0.52 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो 0.52 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm, होता है क्या? हाँ सर। तो 1 mm होगा 1 सेंटीमीटर बाई 10, 1 mm को लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बाई 10, तो 10 से और डिवाइड कर लो, मतलब 1 0 और पीछे चला जाएगा, मतलब फोर्थ आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? फोर्थ आंसर होगा। बताओ हाँ या ना। ठीक है, ये जेईई मेन 2018 का सवाल है। क्या है? अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गॉज ऑफ लिस्ट काउंट इतना। देखो लिस्ट काउंट तुमको दे दिया, ठीक है भाई, लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm एंड 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन coincide with 25 division of the above reference level. Screw gauge has a zero error minus 0.05 centimeter. Then correct diameter of that. सुनो, सबसे पहली बात, इस जीरो एरर को बाद में आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेना, अभी नहीं, बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेना। पहले रीडिंग लिखो। तो रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग आपका 5 mm आ गया, मेन स्केल रीडिंग आपका 5 mm आ गया, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग आपका आ गया 25 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या दिया हुआ है? 0.001 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 mm, 0.01 mm। ये हो जाएगा आपका 5 mm प्लस 5 mm प्लस 0.25 mm। ठीक है, तो इसको आप लिख लोगे, इसको आप लिख लोगे 5.25 mm। और जो आपका क्या है, ये रीडिंग आ गया 5.25 mm, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.525 सेंटीमीटर आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन यहां पे आपको जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर है आपका 0.525 सेंटीमीटर माइनस, ये आपका जीरो एरर, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस ऑफ माइनस 0.004, तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे जब निगेटिव नंबर को तो 0.529 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? समझ में आया? चलो यहां पर ये कुछ वैल्यूज है, ये आपको बताना है कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया। तो कोई भी अगर मीटर स्केल से मेजर किया गया होगा तो वो मेजर किया गया होगा 1 mm के टर्म्स में। अगर वो वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है तो उसकी लिस्ट काउंट होगी 0.1 mm, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट mm में होगा। और अगर वो स्क्रू गॉज में मेजर किया गया है तो 0.01 mm के टर्म्स में मेजर किया गया होगा। मतलब ये याद रखने का तरीका भी है कि आपको तीनों का लिस्ट काउंट तो याद रहना ही चाहिए। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 1 mm, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm एंड स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। क्लियर है क्या? हाँ। अब यहां पे सेंटीमीटर में, mm में, मीटर में रीडिंग दिया हुआ है, उसको पहले mm में कन्वर्ट करके ही कंपेयर करना। जैसे 6.7 सेंटीमीटर है, अब 6.7 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करो, 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm, तो ये हो जाएगा 67 mm। मतलब ये किससे मेजर किया गया है? मीटर स्केल से। या किससे मेजर किया? मीटर स्केल से। अब जैसे ये, अब ये mm में ही है, पॉइंट के बाद 2 mm, मतलब ये स्क्रू गॉज से मेजर किया गया है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? तो भाई साहब इसी तरीके से हम यहां पे यूनिट एंड डायमेंशन भी खत्म कर चुके। देख भाई, बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन मिला के कितने घंटे लगे हैं मुझे? कितने घंटे में लगे मैं देख लेता हूं। 7 बज रहा है, 3:30 में शुरू किया था,
कितने घंटे लगे भैया? 3.5 घंटे, कोई बात नहीं। 3.5 मतलब 1.5 घंटे ऑन एन एवरेज। भाई इतना लगेगा भाई, रोटेशन में भी इतना लगेगा। बेसिक चीजें अगर एक बार समझ आ जाएंगी तो। ये देखिए, अ डायमेंशनली रॉन्ग और इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, एकदम सही बात है। अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो इक्वेशन रॉन्ग ही होगा। डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन इज एग्जैक्ट और करेक्ट इक्वेशन, नहीं फॉल्स। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है क्या ये बात? समझ में आया बेटा?